बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीडीएम में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बल्कि ये दोबारा गिरफ्तारी हुई है। पहले भी ये गिरफ्तारी हुई थी। अफनान आलम मेंबर स्टेट थे। पहले इन्हें FIA के कॉर्पोरेट सर्कल जो है उन्होंने गिरफ़्तार किया था। एंटी क्राइम कॉर्पोरेट सर्कल जो है अफजल नियाज़ी खान साहब की टीम ने इनको गिरफ़्तार किया था। उसमें जो डिप्टी DG लैंड जो थी मैडम सिद्रा वो भी थी, लेकिन फिर उन्होंने ज़मानत करवा ली थी और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने मामले को गोल कर दिया है। और इस केस में भी कहा जा रहा था कि अफनान आलम के साथ वो मुलव्वस हैं, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुई। अफनान आलम और उनके साथ एक जब्बार नामी जो CDA का मुलाजिम है वो गिरफ़्तार हुए हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि मजमूई तौर पर 1 अरब रुपये से ज़ायद का उन्होंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ाजात में 624 प्लाट हैं जिनकी जाली रिपोर्टें बनाई गई। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब। उनसे हम जानेंगे कि आए रोज़ CDA में ऐसी वारदातें होती रहती हैं और ये दूसरी बड़ी वारदात है अफनान आलम की जो पकड़े गए हैं। पहले जो गिरफ़्तार हुए थे ज़मानत हो गई थी और अब अफनान आलम के ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम अस्सलाम। संधू साहब, CDA जहाँ करप्शन का गाड़ा है वहाँ आए रोज़ गिरफ़्तारियों का भी गाड़ा है, क्योंकि जहाँ वारदातें होंगी फिर गिरफ़्तारियाँ तो होंगी। ये अफनान आलम साहब के मामले को किस नज़र से आप देख रहे हैं? मांगड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये खुदा रहा ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ना, इनको CDA के मुलाजिम ना कहा करें। मेंबर स्टेट जो थे सर भाई मैं हमेशा इस चीज़ कर रहा हूँ कि ये लोग बाहर से आते हैं ना, इनका CDA घुस बैठिए इनका कह लें कि मैं इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में कहता हूँ कि इन्वेडर्स कि ये लोग अपनी पोस्टिंग बाई चॉइस आते हैं इधर, और इनका ना CDA के रिकॉर्ड से, CDA के एम्प्लॉई से, CDA एसेट से, CDA ऑर्गेनाइजेशन से कोई एक कहते हैं लगाव होता है, वो कोई नहीं होता बिल्कुल। बेदरेग इस्तेमाल। यस ऑफ कोर्स, वो तो आते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना वो तो। हाँ जी। और इनको एक और एडवांटेज होता है कि चूँकि ये बहुत ही सिफारिश से आते हैं तो इनकी पैटर्नेज भी होती है पीछे। तीसरा, इनकी ना क्वालिफिकेशन ना एक्सपीरियंस किसी चीज़ को नहीं देखा जाता कि जिस पोस्ट पे लगाए जा रहे हैं वहाँ की इनको कोई क्वालिफिकेशन भी होगी, कोई एक्सपीरियंस भी होगा। लिहाजा जब इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं तो फिर उनका एक ही मकसद होता है कि बा इख्तियार बादशाह कि CDA के मुलाजिम बेचारे तो इस केस में फंस जाते हैं, करके लाओ। सही। मैंने बहुत दफ़ा देखा, अच्छा तुम लोग काम ही नहीं करते हो, मतलब होता है कि जो हमने कहा वो करके लाओ। अच्छा संधू साहब, जो मैंने अफनान आलम साहब का ये केस पढ़ा है ना, जो FIR हुई है, मुझे ऐसे लगा कि अफनान आलम साहब जल्दी में थे। अच्छा, वारदातें तो यहाँ पर बेशुमार हुई हैं ना, लोग यहाँ से पैसा बनाते हैं, बैरून मुल्क की अदादें बना लेते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देते। इन्होंने इधर ये 624 कनाल की वारदात की है। प्रॉपर्टी आपको पता है कहाँ बनाई है? FIR के मुताबिक C15 में। तो जल्दी में थे ना। इनके 2 इश्यूज थे, एक टारगेट बहुत बड़ा था और एक टाइम कम था। सही। क्योंकि ये पहले डिप्टी DG स्टेट थे, वहाँ से इनको मेंबर स्टेट लगाया गया। फिर वहाँ से इनको समझ आ गई कि स्लीपर कैसे फेंकना है, गूगली कैसे मारनी है, मतलब उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, सिस्टम को। हाँ जी। अब बात ये कि ये होता क्या है, एक तो ये कि जब CDA एक्वायर करता है लैंड्स तो उसकी जो कॉम्पनसेशन है ना वो 3 तरह की होती है। एक होता है कि पेमेंट इन कैश, नंबर 2 होता है अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट, नंबर 3 होता है फार्मिंग प्लॉट्स और कॉलोनियल डिस्ट्रिक्ट में लॉट्स उसको कहते हैं। अब लैंड की हद तक जहाँ तक होता है ना सामने कैश पेमेंट, उसमें तो इस हद तक होता है कि तकरीबन कब्ज़ुल वसूल और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना उसमें ये मतलब उसके साथ 80% वेरीफाई हो जाती है। असल जो कार्रवाई होती है वो 2 जगह पे होती है। एक जगह ये कि जो बिल्ट अप एरिया है ना, जब उसके बदले प्लाट, उनकी मेजरमेंट और नाम ये वहाँ पे होती है। और CDA में पता नहीं ये एक्विजिशन का क्या तरीका कार है कि ये कभी लैंड और बिल्ट अप प्रॉपर्टी इकट्ठे एक्वायर नहीं करते। ये पहले लैंड कर लेते हैं, बिल्ट अप एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है और उस लैंड पे बढ़ना शुरू हो जाता है जिसपे जो ऑलरेडी एक्वायर्ड है। लिहाजा उनके बदले में जब बिल्ट अप एरिया की अवार्ड की बारी आती है तो फिर एक खाता खुल जाता है।
लेकिन संधू साहब कल परसों मैंने एक और केस बड़ा ज़बरदस्त देखा, वैसे बाय द वे उसका जिक्र कर दूँ। एक अब्दुल्ला साहब को फकीर तबा इंसान आया नून में, मौजा नून में। अच्छा, वो जिनके घर में रहा उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी, अब्दुल्ला के नाम पे। अब्दुल्ला वाल नूर मोहम्मद है, 2 अब्दुल्ला है वहाँ पे। अच्छा, सीडीए का रिकॉर्ड ये कहता है उसकी औलाद ही नहीं थी। अब सीडीए की तरफ जो पैसे उसके बने पता कितने, 8 करोड़ रुपये। लेकिन वहाँ पे एक बशीर साहब हैं, उन्होंने कोई पता नहीं किस नंबरदार से मिलके, जैलदार से मिलके कुछ कागज़ ऐसे बनाए हैं कि कल परसों जो तहसीलदार नहीं है मिर्ज़ा सईद साहब, उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे कि आप ये साइन करेंगे या फिर आपको जेल के हवाले खाने। अच्छा, जज ने डिग्री कर दिया उसके हक में। अब मैंने मिर्ज़ा सईद साहब से पूछा, मिर्ज़ा सईद साहब पता क्या कहते हैं, यार क्या करा यार, उधर जाकर रिकॉर्ड तकना तो उठे इसना कोई बच्चे को नहीं बुलाना, इसा तकना तो सब कुछ टाइम करना। तो सर जी ये कागजों के साथ हेर फेर पूरे सीढ़ियों में खेला जाता है। देखिए मेरी बात सुनो मांगट साहब, बात ये कि जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है ना, उसको तो मौका तब मिलता है जब सीनियर्स की आशीर्वाद और सीनियर के ऑब्जेक्टिव हो। ये फैक्ट है कि जो ये मेंबर्स और डीजी लेवल पे होता है ना, ये करके लाए, मतलब आप लोगों को ख़राब करते हैं। इनफैक्ट वो टारगेट होता है। अब 8 करोड़ रुपए की रकम तकसीम तो होगी ना। अब आज मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बेचारे मजबूरी में साइन कर देंगे, या फिर वो कहते हैं गर्दन फंस जाएगी, या गर्दन फंस जाएगी। मेरे भाई इसके लिए ये होता है कि केस भी सही नहीं लड़ा जाता। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बड़े कि एक कोल्ड स्टोरेज का कभी प्लॉट था, अच्छा, I-11 में कभी अलॉटमेंट थी ही नहीं, मतलब उन्होंने फिजिबिलिटी जमा कराई और बस दैट्स ऑल। तो पुरानी बात है। बहरहाल वो बंदा कभी कोर्ट चला, कोर्ट चला। मैं डीजी प्लानिंग था, मेरे ऊपर प्रेशर आया कि जी इसको करना है। मैंने मेरे भाई साहब लेके भेज दिया कि जी इसका प्लाट में 2 सफ़े लिखे, तो हुआ कि जी अगर कोर्ट से करवा लें, कहीं और से जहाँ से प्रेशर आ रहा था, तो कोर्ट से करवा लें। मांगट साहब वो कोर्ट से करवा लाए, आप बिलीव करें, नहीं करवा लिया होगा। अच्छा, और जो सीडीए का उस वक्त का लीगल एडवाइजर था, उसने जनाब बकायदा नोटिंग लेके चेयरमैन साहब को भेजी कि जी ये कोर्ट से डिग्री हो गई है। आपके जो वकील हैं सीडीए के, वो भी उसके साथ खड़े होते हैं। इस केस में भी आपका वकील उसके साथ खड़ा है। मैंने बताया ना कि लीगल एडवाइजर सीडीए के साथ जिसने नोटिंग लिखी, तो जब मेरे पास आई तो चेयरमैन साहब को उसने लिखा, चेयरमैन साहब ने मुझे वापस की, तो मैंने चेयरमैन साहब को कुछ सफ़े डेढ़ का दोबारा नोट लिखा और साथ मैंने फ़ोन किया कि जनाब ये, तो चेयरमैन साहब ने कर दिया कि जी जो मेरा नोटिंग है एज़ पर पोस्ट, लेकिन साथ उन लोगों को बता दिया कि डीजी नहीं करता। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि एक एजेंसी के बंदे ने जब हुआ केस, वो केस थोड़ा सा, तो मुझे कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप चेयरमैन को भी उनको भी बचाते हुए रहें। मैं कहा जी मैंने अपनी ड्यूटी की। तो मेरे भाई जब बात है कि अगर थोड़ा सा आप बड़ा, चलो मैं डीजी था, अगर नीचे लेवल के स्टाफ हो कितना प्रेशर ले लेगा। अच्छा संतोष साहब, इस केस में ना मैं एक क्वेश्चन भूल जाऊँगा। अब FIA ये कहती है, FIR ये कहती है जो उन्होंने दी है कि अफनान आलम की जो मिसेज हैं उसके नाम पे भी इन्होंने प्रॉपर्टी की, तो क्या इसकी मिसेज की भी गिरफ्तारी होगी? तो देखिए बात यह कि जिसमें जो बेनिफिशियरी होता है ना, जो भी हो, इन एनी केस वो आएगा, उसको पकड़ा जाए। यस, उसकी वजह ना कि देखें जो आपको जो मेरी प्रॉपर्टी या गिनी जाएगी ना, या किसी की वो प्रॉपर्टी गिनी जाएगी कि जब बच्चे अभी आप पे डिपेंडेंट हो और बीवी तो इन्हें कैसे आपके साथ डिपेंडेंट होती है, तो उनके नाम के साथ जो होगी तो वो प्रॉपर्टी आपकी ही गिनी गई जाएगी कागजों में, मामला और खुलेगा। अब ये बात तो है, क्योंकि अब वो जो दौर था ना एक्चुअली, उसमें C15 C16 में कल अफनान आलम नहीं, इससे भी ऊपर के लोगों ने हाथ रंगे इन्वेस्टमेंट में। मसला मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इस अदारे का मतलब इतना उसका अदारे का मेरे ऊपर हक है, लेकिन समझने वाले बड़े सहने समझ जाएंगे। मुझे कहा गया कि जी इधर बगैर पोजेशन लिए इनको ऑफर ऑफ अलॉटमेंट देनी चाहिए लैंड शेयरिंग पे। मैंने कहा जी नहीं, मैं इस कमेटी में साइन नहीं करूँगा। बाद में जो हजरात आए, टॉप की मैं बात करता हूँ, जनाब ना सिर्फ के बगैर पोजेशन के ऑफर ऑफ अलॉटमेंट इशू की गई, बल्कि समरी ला के बोर्ड से डिसाइड करवाया गया कि वो लैंड
जो एक्वायर हो चुकी है, अगर उसने किसी को अटारनी दे दी है उसके बाद भी, तो वो अटारनी भी एक्सेप्टेबल होगी और उसके बदले फिर उस बंदे को आप देंगे कॉम्पनसेशन मौजा। और C15 C16 में किसी दिन ये खुलना है कि वहाँ पे CDA की इतनी बड़ी लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी हुई है कि जिस दिन चलेंगे फिर पता लग जाएगा। सही है। अच्छा, ये जो रकम जो इन्होंने प्लाट बनाए C15 में C14 में उन्होंने बनाए जो FIR है, अच्छा इसके अलावा सर मुझे ये भी जरा बताइए C14 में क्यों है, मैं आपको बताऊँ। C14 जो है पहले ये इस पे कहीं को प्राइवेट पार्टी एक स्कीम लेके आई थी। अच्छा, मैं उसमें DG प्लानिंग था, सही। तो बोर्ड में गई थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि जी इसमें तो मारगला नेशनल पार्क एरिया के भी एरिया आता है, पहले उसका हल ढूंढे और फिर ये जोन 1 में हाउ इट कैन बी डन। CDA की ज़मीन जो है वो 1000 कनाल शो हुई थी या 1600 कनाल, 1000 उनकी थी या 1600 उनकी थी, 12 ना हो सका। इन्होंने इसको भी लैंड शेयरिंग में शामिल कर लिया, तो वहाँ पे जो पार्टियाँ थी ना उनको प्लाटों की अलॉटमेंट 4-4 महीने रुकी रही, वो इसी सारी सौदेबाजी के लिए रुकी रही थी। अच्छा, सही है। तो उसमें सिर्फ ये फनान आलम नहीं है, बहुत ऊपर तक भी जाए तो ऊपर तक भी है। FIA को जाना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन मैं क्लू दे रहा हूँ। FIA जाएगा तो फिर उनके सामने सब कुछ आएगा ना। तो मेरे भाई इसमें ये अच्छा, एक दूसरी और बात भी संधू साहब कि 624 प्लाट है, इसमें कई प्रॉपर्टी डीलर भी होंगे ना। प्रॉपर्टी डीलर जो सुबह 8 बजे आते हैं CDA और 4 बजे जाते हैं, उनको किसी ने पूछा कि यार तुम सुबह कहता उन्हें क्या जी साल से एक प्लाट भी निकली आया लग गई सही तो अपनी नौकरी देने कहना। हाँ जी। तो भाई मेरे बात ये कि उनके बगैर क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारी उन्होंने करनी होती है, लोकल लोगों से उन्होंने सारी करनी होती है। लेकिन अगेन जो CDA के लोग हैं मतलब ये बेचारे मजबूर होते हैं, अदरवाइज देखना चाहिए सारी चीज़ों को। हाँ जी। असल में 2-3 चीज़ें हुई, एक कहते हैं क्लोज मौजाज। क्लोज मौजाज ये होते हैं कि जिनमें CDA के बोर्ड ने फैसला किया था कि जी आप इधर कोई अलाटमेंट नहीं, तो अफनान साहब ने वो भी एक स्टेज पे कहा कि नहीं, उसमें भी कोशिश की अलाटमेंट की। फिर आपको सुना होगा जो पिछला केस था 11 में जो अनक्वायर्ड का था, वो भी ऐसा नहीं। फिर होता है कि इनको लॉट्स मिलती हैं मुतासरीनों को कॉलोनियल डिस्ट्रिक्ट में, उसका बड़ा धंधा है कि जी मैंने अवेल नहीं की, इधर से रिपोर्ट हो जाएगी, रिपोर्ट हो गए फार्म बन जाए, एग्रो फार्म मिल जाएगा या प्लाट्स मिल जाएंगे, और ये जूनियर लेवल का अमला नहीं कर सकता, ये बड़े ही करते हैं। ये बड़े ही करते हैं और उनको फिर बेचारों को मजबूरी में माड़ा तो साइन कर ले, चलो छोटा मोटा लालच भी कर लिया, लेकिन फंसते छोटे हैं, करते बड़े हैं। लेकिन इस दफ़ा तो ज़रा छोटी 4-5 किलो की मछली। मैंने बताया उनका टारगेट भी बड़ा था, टाइम भी कम था, तो वो स्पीड की वजह से ना उन्होंने टक्कर मार दी है। बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाज़रीन, इस स्टोरी का हम पैरा देंगे कि FIA किस किस को और गिरफ्तार करती है, उनकी मिसेस के हवाले से क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि जो पिछला केस था उसमें मैडम सिद्रा भी इन्वॉल्व थी, लेकिन मैडम सिद्रा को ने आसानी से ज़मानत करवा ली, उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह मेरे भाई डॉक्टर गुलाम संधू साहब ने कहा कि उनके पास टाइम कम था, फिर उनका टारगेट बड़ा था, और ये जरासीम उनको ख़ानदानी तौर पर मिले हैं। उनके जो एक भाई हैं जो लंदन में इस वक्त जो है वो सियासी पनाह लिए हुए हैं, वो NHA के बड़े ओहदे पे थे, DC रहे हैं सिंध में, तो वो 2.5 अरब रुपया NHA का ले गए थे। तो जाहिर है कि एक भाई ने इतना लंबा हाथ मारा तो दूसरा भाई ये सोचेगा ना कि यार मेरे बच्चों के पास भी कम पैसा नहीं होना चाहिए। बेशक इनको तो पता होगा ना, पूरे ज़माने को पता है कि इनके भाई के पास भी करप्शन का पैसा है, इनके पास भी करप्शन का पैसा है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि अफनान आलम ने मुख्तसर ओवर्स में बड़ा टारगेट अचीव करने की हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कैच दे बैठे FIA को। FIA ने 2 दफ़ा उनको करार दे दिया। अब हम आगे चलेंगे कि इसमें FIA का ऊँट किस करवट बैठता है, FIA की तफ्तीश किस किस को अपनी लपेट में लेती है। अगर FIA ने मेरिट पे इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई, कई प्रॉपर्टी डीलर और FIA के खुद CDA के कई अफसरान जो हैं वो रगड़े जाएंगे, उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।